नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तज़ीन फातिमा और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद रामपुर की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। आकाश कुमार सक्सेना वादी मुकदमा ने दर्ज कराया था। 3 जनवरी 2019 को दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला आजम ने एक जन्म प्रमाण पत्र जो 2012 में बना था 1993 की जन्मतिथि का, और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जो बना था 30/9/90 की जन्मतिथि का लखनऊ नगर निगम से बनवाया था। ये दोनों जन्म प्रमाण पत्र एक साथ मौजूद होना, 22 वर्ष पहले एक जन्म प्रमाण पत्र था, 22 वर्ष बाद एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बना। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय ये नहीं उल्लेख किया गया कि हमारा एक जन्म प्रमाण पत्र पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, शैक्षिक योग्यता में आज भी वो जन्म प्रमाण पत्र है। तो कुल मिला जुला करके ये एक धोखाधड़ी और एक कूटरचना की परिध में आया, और इसके संबंध में 15 गवाह अभियोजन की तरफ से और 19 गवाह डिफेंस की तरफ से प्रस्तुत हुए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये लगभग आप कहें अखिलेश तो 92 सेकंड यानी 92वां मामला है जो आजम खान के ऊपर है, और इसमें दोषी करार दिए गए हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र बने थे। एक में उम्र 1990 और दूसरा जो उनका जन्म प्रमाण पत्र था उन्होंने 2012 में बनवाया, उसमें जन्म की तारीख 1993 है और जालसाजी का मामला है। और इस मामले में चूंकि उनके माँ बाप भी इसमें वादी थे, इसमें इन्होंने कंप्लेनेंट ने इनको भी इसमें पार्टी बनाया था। तो जो कोर्ट का कहना है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके पीछे आजम खान और उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा, जो कि सांसद रह चुकी हैं, दोनों ही शामिल हैं। तो धारा 420, धारा 467 और भी कई धाराओं के तहत इन तीनों को दोषी करार दिया गया। 50,000 का जुर्माना और उनको 7 साल की सजा दी गई है अखिलेश। और इस वक्त इन तीनों को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया था और अभी उनको जेल भेज दिया गया। जब उनको जेल ले जाया जा रहा था तो आजम खान से पूछा पत्रकारों ने कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले में सजा के खिलाफ आजम खान ऊपरी अदालत में जाएंगे और वहां से क्या रिलीफ मिलती, क्योंकि अब्दुल्ला आजम जो कि विधायक थे स्वार से, उनकी सदस्यता चली गई थी। एक पुराना मामला था मुरादाबाद की। आजम खान का भी एक हेट स्पीच मामले में उनकी सदस्यता जा चुकी है। तो ना ही आजम खान सांसद है, ना ही तज़ीन फातिमा और ना ही अब्दुल्ला आजम विधायक हैं। तो अब इनको जेल वो लोग चले गए हैं और ये अब रिलीफ के लिए ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगले शिक्षा सत्र यानी 2024-25 से शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव की तैयारी की जा रही है। बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। नए पाठ्यक्रम का रोड मैप भी तैयार किया गया है। नया सिलेबस 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में इसे केवल 6 कक्षाओं में लागू किया जाएगा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 9वीं और 11वीं। दूसरे चरण में 4 कक्षाओं यानी 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक अगले 2 वर्षों में ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इस मामले को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भारी बदलाव आने वाला है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसने अपने संशोधन दिए हैं जिसको स्वीकार कर लिया है जो शिक्षा मंत्रालय हमारे देश का, उसने अब 10वीं और 12वीं में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। यानी अब तक 10वीं का 1 बार बोर्ड एग्जाम्स होता है और 12वीं का 1 बार बोर्ड एग्जाम होता है। लेकिन अब नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 10वीं में भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और 12वीं में भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। छात्र के लिए ये वैकल्पिक होगा। छात्र चाहे तो दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करे या एक बार ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है।
और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपके पहले बोर्ड एग्ज़ाम में, जो मान लीजिए नवंबर में होता है, उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आए तो वो काउंट होगा, अगर मार्च में अच्छे नंबर आए तो वो काउंट होगा, यानी जो बेस्ट स्कोर होगा दोनों बोर्ड एग्ज़ाम्स का वो ही काउंट होगा। और ये लागू होगा सत्र 2024 और सत्र 2024 और 25, यानी 1.5 साल बाद। यानी इस बार जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनको तो एक बार ही ये बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन जो बच्चे अब अगली यानी 2024 और 25 में 2024 में जो बच्चे 12th में जाएंगे, जो बच्चे अभी 11th में हैं वो 12th में जाएंगे, तो उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो 2024-2025 के सत्र में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे दें और उनके जो बेस्ट नंबर्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नई किताबें, जो नया कैरिकुलम है यानी नया सिलेबस है, उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। उसे स्किल डेवलपमेंट के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, तैयार किया गया है। कमिटीज़ बने हैं, उनके रिकमेंडेशन को देख करके ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। वो भी साल 2024 और 2025 सत्र 2024 और 25 में लागू हो जाएगा। क्लास 6 और क्लास 9 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी एजुकेशन वो क्लास 6 से शुरू हो जाती है। क्लास 6 से क्लास 9 तक बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी कंपलसरी होंगी, यानी एक हिंदी एक इंग्लिश तो पढ़ेंगे, यानी 2 जो भाषाएं हैं वो राष्ट्र की यानी देश के भाषाएं होंगी। आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो मराठी पढ़ सकते हैं, जो बंगाल के बच्चे हैं वो बंगाली पढ़ सकते हैं। यानी अपने राज्य की जो भाषा है, ज़ुबान है, उसमें भी पढ़ाई होगी। और सरकार ने कहा है कि उस भाषा में बच्चे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो ये एक और बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल साइंस का एग्ज़ाम आप बंगाली में लिख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बंगाली में लिख सकते हैं, उसमें फॉर्मूले। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पर जो गर्व होता है लोगों को, उसको और मजबूती मिलेगी। तो साल 2024 और 25 से सब कुछ लागू होगा। और बाकायदा जो जिन छात्रों, शिक्षकों को, अभिभावकों को लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय समय से अगले 2 महीने में डिटेल्ड विस्तृत गाइडलाइन लेकर के सामने आएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और अगर यह गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होता है तो अच्छा होता। बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में जारी की, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन में मौजूद समाजवादी पार्टी को यह अशुभ लगा, क्योंकि लगभग 8 घंटे बाद सपा ने भी अपने और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी समेत 5 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस में अंदरूनी सामंजस्य पर सवाल उठाते हुए कड़े तेवर दिखा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो किसी दूसरे दल के साथ में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उनसे जो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमारा मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिलजुल करके रोकने का काम करें। कांग्रेस पार्टी उसमें अलग लड़ना चाहती है, वो अलग लड़े, हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट जीती थी और सपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 वोट से हराया था।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में सपा ने 1.30% वोट हासिल किए थे। 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिसमें डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव निवाड़ी, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे परसवाड़ा, उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट और कपिध्वज सिंह को गुड़ से टिकट मिला था। हालांकि जीजीपी के साथ गठबंधन में सपा का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम था, जिन्होंने 5.82% वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, उनमें 4 सीटें बालाघाट, गुड़, निवाड़ी और परसवाड़ा पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विपक्षी वोटों को बंटने की वजह से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में इस बार आपकी एंट्री से भी कुछ समीकरण बदलेंगे। पार्टी के पास राज्य में 1 महापौर, 52 पार्षद, निकाय चुनाव में 6% वोट हैं, 118 सरपंच, 10 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्य भी। कम से कम 51 सीटों पर आप कांग्रेस बीजेपी के वोट में सेंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला कड़ा और त्रिकोणीय हो सकता है। गोगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में है। बसपा 178 और गोगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था। बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। गोगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से ज्यादा अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बसपा को औसतन 9% वोट मिलते रहे हैं। 40 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। ये ठीक है कि 2013 से उसका जनाधार खिसक रहा है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो तीसरे नंबर की ताकत है। कांग्रेस से आप और समाजवादी पार्टी ने भी आंखें तरेर ली हैं। इससे किसको नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मामला 2018 जैसा हुआ तो फिर किसी न किसी एक दल पर यह भारी पड़ सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।